नागालैंड में फिर से असम राइफल्स के एक कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया। तो मतलब ये कि जो मैथी और कुकी वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसमें वो जोड़कर देखा जा रहा है, मतलब जो ऑलरेडी 2023 से चल रहा है। क्योंकि उसका कारण ये था कि उनको लगा कि इससे उनकी शिक्षा और जॉब्स में फाइनली जो है इस पे अफेक्ट पड़ेगा। तो अभी मणिपुर में सरकार किसकी है और वो अपना क्या रुख अपना रही है आजकल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कल्पना। एक बार फिर से आप सभी का बैठक में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है आजकल दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट का माहौल चला है, लेकिन प्रोटेस्ट के चलते चलते जो नॉर्थ ईस्ट की जो सिचुएशन है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में जो है पिछले एक हफ्ते में 2 अटैक्स हुए हैं। पहला अटैक जो हुआ था उरखुल में हुआ था 6 जुलाई को। असम राइफल की जो काफिले है उन पर हुआ था। उसमें 2 जो जवान है वो शहीद हो गए थे। और जो दूसरा अटैक है वो हफ्ते भर के अंदर ही हुआ था। नागालैंड में असम राइफल के जो हमारे काफिले हैं उनके ऊपर अटैक हुआ था। उसमें भी जो है एक जवान शहीद हो गया था। तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि मणिपुर की जो अभी करंट सिचुएशन है वो क्या है और आगे आने वाले टाइम में ये कितना बड़ा रूप ले सकती है। तो हमारे साथ है मेरी सहयोगी सोनिया जी। सोनिया जी नमस्कार। नमस्कार कल्पना। सोनिया जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो सिचुएशन चल रही है मणिपुर में, ये एक्चुअल में है क्या। कल्पना, ये जो उखरुल में 6 जुलाई को अटैक हुआ है NH 202 पे हुआ है। ये असम राइफल्स के काफिले के ऊपर अटैक हुआ है। तो जो ये NH 202 है ये कनेक्ट करता है नागालैंड को मणिपुर से। तो नागालैंड का मोकोकचुंग इलाका है जिसको कनेक्ट करता है इम्फाल मणिपुर से। यहाँ पे 40 असम राइफल जो है उनकी कॉन्वॉय जा रही थी और जिसके ऊपर IED ब्लास्ट किया गया। IED ब्लास्ट हुआ, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से अटैक किया गया। तो ये जो कॉन्वॉय थी वो अपने कैंप से निकल के पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी और रास्ते में ब्रिज के ऊपर 3 IED जो थे वो इम्प्लांट किए गए थे और उसमें से 2 IED ब्लास्ट हुए और इसके ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पे लगातार फायरिंग शुरू हो गई। ओके, सो सोनिया जी, इसमें नुकसान कितना हुआ था। नुकसान इसमें 2 जवान शहीद हो गए थे और 8 जो है वो घायल हो गए थे। तो इसके बाद वहाँ पे जो है ऑपरेशन जो है और सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट कर दी गई और बहुत तेज़ी से ये ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ओके, तो इसमें किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है अभी तक कि नहीं। अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, बल्कि कुछ सस्पेक्टेड नागा मिलिटेंट्स हैं जिनका जिक्र कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। ओके, ठीक है। सो सोनिया जी, ये बताइए जो इस हमले के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है। 14 जुलाई को मणिपुर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके 3 इलाकों में जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाया। ये जो 3 इलाके हैं ये है TM कसोम, लिटन और सिकीबुंग। इनमें जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाया गया और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया। उसके बाद उसके अगले दिन 15 जुलाई को भी आर्मी, असम राइफल्स, BSF और पुलिस सब ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और उसका एम क्या था कि जो वेपन है उसको सीज करना है। जिसका अगर हथियार है तो उसको अपने उसमें लेना है, कब्जे में लेना है और NH 202 के आसपास के जितने भी इलाके हैं उसको सैनिटाइज किया जाए। ये इस ऑपरेशन का मेन एम था। मतलब ये कि जांच अभी तक चल रही है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी चल रही है और इसमें जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे इंटेरोगेशन किया जा रहा है, बट अभी तक उनका इन हमलों से डायरेक्ट लिंक कुछ भी अभी तक साबित नहीं हो पाया है। तो ये 3 लोकल्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है और नागालैंड की एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है तंगखुल नागा। इन्होंने इन लोकल्स को अरेस्ट करने पे अपना एतराज़ जताया है। तो देखा जाए तो लोकल लेवल पे भी लोगों के बीच में इस अटैक को लेके हलचल है। ओके, तो आपने शुरुआत में नागालैंड में जो हमला हुआ था उसके बारे में जिक्र किया था, वो क्या था। हाँ, जैसे हमें पता है कि उरखुल में 6 जुलाई को अटैक हुआ था असम राइफल्स के कॉन्वॉय पे। उसके लगभग एक हफ्ते बाद 13 और 14 जुलाई को नागालैंड में फिर से असम राइफल्स के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया और इस अटैक में ये नागालैंड के चुमकदीमा इलाका है, वहाँ पे ये असम राइफल्स का कॉन्वॉय था जिसके ऊपर अटैक हुआ। ये भी IED ब्लास्ट ही था और इस अटैक में एक हवलदार की डेथ हो गई और 4 जो है वो घायल हो गए। और NSCN IM करके नागालैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सोशलिस्ट
काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो NSCM-IN ने जो कि बहुत बड़ी और एक पॉपुलर और पॉलिटिकल आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस अटैक की निंदा की है और उन्होंने ये भी बोला है कि इस अटैक से हमारा कोई लेना देना नहीं है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और जो भी इस अटैक के लिए जिम्मेदार हैं उनको पकड़ना ज़रूरी है। तो मतलब एक ही हफ्ते में 2 अलग अलग राज्यों पर अटैक हुए असम राइफल पर, राइट? तो मतलब इसका क्या मतलब निकाले हम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि नॉर्थ ईस्ट के दोनों इलाकों में ये जो 2 अटैक हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में हुए हैं, नागालैंड में हुआ, एक मणिपुर में हुआ, और पर ये दोनों अटैक्स जो हैं वो डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, बट दोनों अटैक असम राइफल्स के काफिलों के ऊपर, कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ। तो इससे अगर एक पैटर्न हम देखते हैं तो वो पैटर्न बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मूवमेंट है ये जो नागालैंड और मणिपुर बॉर्डर एरियाज़ में, ये काफ़ी संवेदनशील है और इट इज़ हाई रिस्क। ये एरिया जो है ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका है जहाँ पे घने जंगल हैं और यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो अभी बात ये नहीं है कि ये किसकी साजिश है और किसने की है, बट द थिंग इज़ इस एरिया में जो सिक्योरिटी है दैट इज़ क्वाइट वल्नरेबल। ओके, तो मतलब ये कि जो मैथी और कुकी वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है तो इसमें वो जोड़कर देखा जा रहा है, मतलब जो ऑलरेडी 2023 से चल रहा है? नहीं, अब इसका कारण मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर थोड़ी सी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं इस कॉन्फ्लिक्ट का, जो 2023 में मैती कुकी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मैती क्या है? मैती एक कम्युनिटी है जो मणिपुर की है, मणिपुर के जो घाटी के लोग हैं, करेक्ट, वैली के लोग हैं, और कुकी जो है वो नागालैंड की कम्युनिटी है और पहाड़ी लोग हैं। तो जैसे हमें पता है कि नागालैंड जो है पूरा ही रिजर्व्ड, मतलब पूरा आरक्षण दिया गया है, तो हूसोएवर इज बॉर्न इन नागालैंड विल कम अंडर ST कैटेगरी। ठीक है, तो जो मैती कम्युनिटी है जो मणिपुर की है, उन्होंने डिमांड की थी कि हमें भी रिजर्वेशन जो है मिलनी चाहिए। तो इसका अपोज किया ये कुकी कम्युनिटी ने, क्योंकि उसका कारण ये था कि उनको लगा कि इससे उनके शिक्षा और जॉब्स में फाइनली जो है इस पे अफेक्ट पड़ेगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, और शायद कुछ ऐसा भी था कि जो घाटी के लोग हैं फिर वो पहाड़ों में भी ज़मीन खरीद पाएंगे, और कुछ ड्रग्स को भी कंट्रोल करने से रिलेटेड था। तो ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये 2023 में हुआ और इसमें काफ़ी हिंसा हुई थी, काफ़ी आगजनी हुई, काफ़ी लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जो थे वो डिस्प्लेस्ड हो गए, बेघर हो गए। और जिसको हम ये जो 2023 में हुआ, तो इससे बहुत मुश्किल से हालात जो थे कंट्रोल में आए। तो अगर आप अब ये कॉन्फ्लिक्ट देखते हो तो ये 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। सो मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। बट यहाँ पे जो अटैक्स हुए हैं वो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इसको इन दोनों से हर बार जोड़ के देखा जाएगा तो जो रियल पिक्चर है वो सामने कभी भी नहीं आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया जी, अब बात करते हैं थोड़ी राजनीति की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो अभी मणिपुर में सरकार किसकी है और वो अपना क्या रुख अपना रही है आजकल? मणिपुर में 1 साल तक लगभग प्रेसिडेंट रूल रहा था, जो कि अभी इस फरवरी में 2026 में हमारी जो प्रेसिडेंट है मिस द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसको ख़त्म किया और इससे जो वहाँ की जो पॉपुलर पार्टी थी वो सत्ता में आई। तो बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार बनी और खेमचंद सिंह जी हैं जो उन्हें CM बनाया गया। तो ये जो CM बीजेपी के नेतृत्व में मणिपुर के जो CM बने खेमचंद सिंह जी, जो अभी रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मणिपुर के हालात का जो ब्रीफिंग है, जो सारी डिटेल्स हैं, अभी इनके साथ डिस्कस की और उनको बताया है। ओके, तो मतलब ये कि सरकार की तरफ से ज़मीन पर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं? गवर्नमेंट जो है, सेंटर जो है, ट्राई कर रही है कि जितने भी डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं, है ना, उनके लिए 5000 घरों का सैंक्शन कर दिया गया है। और स्टेट लेवल पे भी जो फैमिलीज़ हैं, जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं या जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ भी
प्रोवाइड कराई गई हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जो चलाए गए हैं, जिसमें कि डिसेबल्ड पेंशन कह लो, या फिर विधवा पेंशन्स हैं, या ओल्ड एज पेंशन्स, या जो बच्चे जो शिविरों में रह रहे हैं, जो छोटे बच्चे, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा का अरेंजमेंट और उनके लिए वित्तीय हेल्प, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। बट यहाँ पे अगर देखने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, ये सारी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड हैं। ओके, बट व्हाट अबाउट द म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग, जो कि सबसे बड़ा इशू है कि ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ओके, तो सोनिया जी, ये तो बात थी सुरक्षा और राजनीति की, लेकिन अगर सुरक्षा और राजनीति के अलावा अगर हम देखें तो आम लोगों की ज़िंदगी है ना जो, तो उस पर क्या तनाव दिखने को मतलब दिख रहा है? करेक्ट, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, पॉलिटिकल इश्यूज भी रहे हैं। और अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की देखा जाए तो दो बातें ध्यान में देने वाली है। पहली चीज़ ये है कि जो NH2 है, NH2 जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को, राइट, नागालैंड, असम, मिजोरम एंड मणिपुर, जी, राइट। इसका जो नामडियोंग इलाका है, नामडियोंग इलाका, वहाँ पे पिछले 1 महीने से ब्लॉकेज और प्रोटेस्ट चल रहा है। और इस प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ 1 महीने से ट्रक्स की जो आवाजाही है उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उससे ऑब्वियसली जो सप्लाई चेन है वो भी अफेक्ट हो रही है, और लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर भी असर आ रहा है। पहला तो NH2 हुआ, और दूसरा जो है NH37 पे जो एक्सटॉर्शन के किस्से सामने आ रहे हैं। NH2 जो मणिपुर और असम हाईवे जो है उसके ऊपर एक्सटॉर्शन के बहुत कंप्लेंट सामने आ रही हैं। और इवन ट्रांसपोर्टर्स ने ये बताया है कि अगर ये जो एक्सटॉर्शन बंद नहीं होता तो वो 31 जुलाई के बाद जो डीजल या पेट्रोल के जो ट्रक्स हैं उनकी वहाँ से आवाजाही बंद कर देंगे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, है ना, और ये सारे सोशल इश्यूज़, ये सारे बने हुए हैं एक दूसरे के साथ। जी जी, मतलब इसमें सिर्फ मिलिटेंसी नहीं, मतलब रोज़मर्रा की जो गवर्नेंस है वो भी एक चुनौती है। हाँ, सिर्फ एक हमले से जोड़ के या किसी एक ऑपरेशन से देख के मणिपुर की पूरी पिक्चर सामने नहीं आती है। बिल्कुल, मणिपुर में और भी बहुत सारे मोर्चे हैं जो सामने खड़े हुए हैं, जो उसकी रियल पिक्चर अगर देखनी है तो उसके पॉलिटिकल सिनेरियो से आपको उसके सोशल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी वाले ये जो सिनेरियो है सब मिल के आपको मणिपुर की रियल पिक्चर दिखाएंगे। बिल्कुल। जो सोनिया जी, जो लोग रोज़ NH202 से सफ़र करते हैं रोज़, तो उनके लिए हालात अभी कितने सेफ हैं? देखो, आफ्टर द अटैक ऑन NH202 यहाँ पे सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट कर दी गई है, और जो पेट्रोलिंग है वो काफ़ी फास्ट कर दी गई है जी। बट इस हमले के पीछे कौन है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, कौन एग्जैक्ट वो सामने नहीं आया है। तो इसलिए जो लोकल्स हैं उनके बीच में भी रेस्टलेस है, क्योंकि जैसे 3 लोग गिरफ्तार किए गए लोकल्स के बीच में, और तंगखुल नागा ग्रुप ने भी इस पे अपना रिएक्शन दिया था। तो सिक्योरिटी टाइट ज़रूर हुई है, पर अभी भी लोगों के बीच में जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो इशू अभी भी कायम है। ओके। तो सोनिया जी, सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि आने वाले हफ्तों या महीनों में आगे क्या होने की संभावना है? देखो कल्पना, 3 चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। पहला ये है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस है उसको काफ़ी टाइट कर दिया गया है, पेट्रोलिंग फास्ट कर दी गई है, सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी बहुत तेज़ी से शुरू कर दिए गए हैं जी। और गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का ये रिएक्शन है कि जितने भी डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो भी और वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि इनको दोबारा से रिहैबिलिटेट किया जाए। और तीसरा ये जो सबसे मुश्किल है वो ये है कि हाउ टू गेट बैक दैट पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन बिटवीन कुकी एंड मैती ग्रुप, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो चिंता का सवाल है कि इन 2 ग्रुप्स के बीच में किस तरीके से जो एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट, उसको वापस लाया जाए। ओके, तो मतलब ये कहना सही होगा कि हालात अभी ठीक है या और ज़्यादा नाजुक हो सकते हैं? हाँ, तो हालात अभी स्टेबल हैं, ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वायलेंस जैसे कि 2023 में हमने देखा था वैसा तो माहौल नहीं है। पर जैसे उखरूल में अटैक हुआ है या नागालैंड में अटैक हुआ है आर्म फोर्सेस के ऊपर, असम राइफल्स के काफिलों के ऊपर, उससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। हालात जो है इनको काबू में करने की कोशिश तो की जा रही है, पर इसे काबू में आने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है।
तो सोनिया जी, मतलब अगर आगे कोई घटनाक्रम होता है, फिर से कोई घटना होती है, तो आपको क्या लगता है वो किस तरफ से ज़्यादा आने के चांसेस हैं? जो उखरूल हमले में जो लोगों को अरेस्ट किया गया है वो अभी भी डाउटफुल है कि उनका हाथ डायरेक्ट उनका इस हमले के पीछे कोई हाथ है या नहीं है। तो बेसिकली अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, और अगर ये जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार है उनको पकड़ लिया जाता है तो ये सिक्योर्ड फोर्सेस जो हैं उनकी काफ़ी बड़ी जीत होगी। बट अगर ये इन्वेस्टिगेशन और लंबी चलती है तो उससे जो सुरक्षा ऐसा फील होता है कि जो हमारे सुरक्षा तंत्र में कुछ गैप है। NH2 पर ब्लॉकेज है, NH37 पे जो एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, तो ये सारे जो आगे आने वाले समय में फोकल पॉइंट भी बन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। शुक्रिया कल्पना। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा मणिपुर का करंट हाल, एक हमला जिसकी जांच अभी भी अधूरी है, और एक नई सरकार जो कि शांति की बात कर रही है, लेकिन सुलह अभी बहुत दूर है, और सड़कों पर आर्थिक दबाव जो आने वाले टाइम पे और भी बड़े तनाव का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, हम इस स्टोरी को आगे भी ट्रैक करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।